Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about SSC CGL analysis 19 अप्रैल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल सकते हैं जो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछेगा उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनना है उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जल्दी शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, और आप लोग बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आए थे, जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो सही मिले हैं कि नहीं मिले। और अभी तक जो अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से आइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस एज ए पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस 19 अप्रैल, यानी कि आज के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो आपके पास शो हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या गया, मैंने चीजों को डिटेल में थोड़ा सा लेट इसी वजह से हो क्योंकि चीजों को मैं डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था कि खुद से और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लास्ट की शिफ्ट में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे बने इस वजह से। तो इसमें कहा गया था 2020 का एबल पुरस्कार। ठीक है, एबल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दो गणितज्ञों इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के हिलेल फुर स्टेवंस और अमेरिका के येन यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी मार्गुली को एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये दोनों इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली नॉर्वेजियन क्रेन के 7.5 मिलियन करीब इतने डॉलर यानी 8.3400 यूएस डॉलर की राशि साझा करेंगे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पे बात करने वाला एबल पुरस्कार है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ कि एबल पुरस्कार है क्या और एक्चुअली में ये जो एबल पुरस्कार है वो मिला किसे, तो वो अभी आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे मैंने नीचे उनकी फोटो भी लगाई है। ठीक है, ये जो नीचे फोटो है इन दोनों लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं जल्दी से और विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं। अब एक्चुअली में एबल पुरस्कार होता क्या है और एक्चुअली में मिलता है किसको, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एबल पुरस्कार है क्या। ठीक है, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में एक असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, यानी कि एक ऐसा सम्मान है जो हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही गहन चीजों करने के बाद ही चीजों को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित और जिसे एबल समिति की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करी गई उपरोक्त समाचारों, अब ये देखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, उपरोक्त समाचारों में आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से उनकी बात कही है। नील हेनरी एबल्स की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है, एर्ना सोलबर्ग। और मुद्रा कौन सी, नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो दो कैंडिडेट हैं इनको दिया गया है। ठीक है, अब एक्चुअली में इनके नाम क्या है, तो नाम हमने ऊपर ही इनके देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ इनके नाम की। ठीक है, तो एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दो गणितज्ञों इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम एंड हेलेन फारफर्ग और अमेरिका के येन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो 2020 का एबल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, इजराइल के हेबी यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम और हिलेल फुर सर्लेनबर्ग को, अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी मार्गुली को। तो ये दोनों लोग हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा चीजों को मैंने आज ज्यादा डिटेल में बताया है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था इसके रिलेटेड, क्या क्वेश्चन आया है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ होगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, जो कि मुंबई में गोकुल दास तेज पाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए व्योम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योम या डब्ल्यू बनर्जी को बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नीचे बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन भारतीय। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कांग्रेस अधिवेशन भारतीय के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान यानी कि मुंबई बोलते हैं इसको, कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये उस टाइम पे अध्यक्ष थे। इसके कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन, उस टाइम पे वायसराय तो कौन से लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ने कांग्रेस की स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ से आपको कवर करा दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पहला अधिवेशन जो कलकत्ता इसका हुआ है, मैं बात करता हूँ पहला अधिवेशन। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। ठीक है, स्थान की बात करूँ बम्बई, जो आज के टाइम पे मुंबई बोलते हैं। अध्यक्ष कौन तो उस टाइम? उपाध्याय, यानी कि बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, दूसरे 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे लोगों ने कंफ्यूजन किया है, काफी सारे लोग, जो मैं वीडियोस देख रहा था और वहाँ पे बता रहे थे कलकत्ता ऑप्शन, तो कलकत्ता गलत ऑप्शन हो गया। पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हुआ है कलकत्ता में। ठीक है, जो दूसरा पूछा था उसके कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो हुआ 1887 में मद्रास चेन्नई में हुआ, बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। चौथा जो 1888 जो इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। पांचवा जो था 1889 बम्बई में हुआ, सर विलियम वेडरबल थे। छठा तो 1890 कलकत्ता में हुआ, जो फिरोज शाह थे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, अब मैंने बिल्कुल लास्ट के जो अधिवेशन थे वो यहाँ पे उठा लिए हैं। ठीक है, सबसे आखिरी का जो अधिवेशन है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं सीधे। ठीक है, सबसे लास्ट अधिवेशन जो कौन सा 56 में हुआ, यानी 1947 में, वो जो थी दिल्ली, और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 55वां 1946 मेरठ में इसके ये थे, और 54वां, ठीक है, रामगढ़ में 1940 में हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 53 1993 त्रिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे। तो मेनली जो है लास्ट का ध्यान रखिएगा, 56वां हुआ 1947 दिल्ली, इस टाइम राजेंद्र प्रसाद जो थे उसके अध्यक्ष थे। और पहला वाले को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला वाला जो हुआ है 1885 में हुआ है बम्बई में। ठीक है, भुवनेश्वर बनर्जी उस टाइम अध्यक्ष। दूसरा 1886 में हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ है, और दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो हुआ है वो 1887 मद्रास चेन्नई, बदरुद्दीन तैयब उस टाइम पे थे। चौथा 1888 इलाहाबाद। चौथा नहीं पूछा गया, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी वाला पूछने के चांसेस हैं। तो अभी जो पूछा गया था, जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए यहाँ पे जितने भी इसमें होने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करिएगा। बाकी अपनी राय जरूर शेयर करिएगा गाइस। ठीक है, अब बात क्वेश्चन ये भी आया था, सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी यानी कि CSL कब और कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। द सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी यानी कि CSL इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इज डेट बैक 1891 व्हेन द इंपीरियल सेक्रेटरी लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, केंद्रीय सचिव विश्वविद्यालय, अंग्रेजी यानी कि सेंट्रल, जिसकी फुल फॉर्म में हिंदी बोलते हैं केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटरियल लाइब्रेरी। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। भारत और विदेशों के अधिकारिक दस्तावेज इसे मुख्य संग्रह या महत्वपूर्ण हिस्सा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि केंद्रीय सचिवालय। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा ही करके लिखा था कि आराम से समझ में आए। केंद्रीय सचिवालय यानी कि पुस्तकालय के संसाधन स्वतंत्रता पूर्व भारत के कई पुस्तकालयों और इंपीरियल सेक्रेटरियल लाइब्रेरी जैसी कई संस्थानों को मिलाकर जुटाए गए हैं। ठीक है, सरकारी प्रतिवेदन और राजपत्र इस पुस्तकालय में संग्रह है, मुख्य रूप से रहते हैं। यह पुस्तकालय मुख्य रूप से मंत्रियों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस पुस्तकालय में पुस्तकों, सरकारी और प्रशासनों यानी कि ये सारी की सारी चीजें इसमें मिलती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात करिए वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार इस पुस्तकालय में पुस्तकों, सरकारी प्रकाशनों, प्रतिवेदनों और राजपत्रों को मिलाकर कुल 8.5 लाख दस्तावेज, यानी कि अभी एट प्रेजेंट टाइम मेरे को पूछा कितने दस्तावेज, तो 8.5 लाख दस्तावेज है। थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इसके बारे में कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो इतिहास जो बाद में बात करता हूँ इसकी हिस्ट्री, तो संस्कृत विभाग के तहत केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय CSL भारत और विदेश दस्तावेज साधनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के बाद ज्ञान के सबसे बड़े मूर्त खजानों में से एक है। ठीक है, यानी खजानों में से एक है। CSL के संसाधन
कई पुराने संस्थानों का सामने है, जिसमें से इंपीरियल सेक्रेटरी लाइब्रेरी कलकत्ता का संसाधन शामिल है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1891 में स्थापित किया गया था और जिसे 1901 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। इस अधिनियम में क्या कहा गया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकेंड। अब बात करेंगे इस अधिनियम में वर्णित है कि यह उद्देश्य था कि यह एक संदर्भ पुस्तकालय क्षेत्र के लिए कार्यस्थल और भारत के भावी इतिहासकारों में सामग्री का भंडार होना चाहिए, जिसमें जहां तक संभव हो किसी भी समय भारत के बारे में लिखे गए हर काम को देखा और पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो सारी की सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठित होनी चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन वो उस चीज के बारे में जाने। ठीक है। इंपीरियल रिकॉर्ड कार्यालय के कंप्यूटर एवं डब्ल्यू फॉरेस्टर ने राइडर बिल्डर्स में रखे हुए लगभग 1000 खंडों को एकत्र किया। 1867 के तहत कलकत्ता प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट हुआ। इस संग्रह के साथ साथ अन्य सचिवालय पुस्तकालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार के संग्रह भी शामिल है। भवन का इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम दिया गया। ठीक है। जिसका उद्घाटन 11 मई 1891, ये ध्यान रखिएगा इस डेट को। ठीक है। भवन को इंपीरियल लाइब्रेरी का दिया गया जिसका उद्घाटन जो था 11 मई 1891 को हुआ। गृह विभाग का संग्रह सबसे महत्वपूर्ण संग्रह था जिसका इंपीरियल लाइब्रेरी के विलय हो गया। यानी कि अब इंपीरियल लाइब्रेरी में उसको क्या करा था, जोड़ दिया गया था। ठीक है। पूर्व में लंदन यहाँ से बचा हुआ। पूर्व में लंदन में ईस्ट इंडिया कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज और ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड पुस्तकालय के संबंध में पुस्तक संग्रह का हिस्सा था। जब इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत एक नया इंपीरियल लाइब्रेरी स्थापित किया गया, तत्कालीन इंपीरियल रिकॉर्ड्स ऑफिस का पूरा संग्रह नई लाइब्रेरी में स्थानांतरित नहीं किया गया था। सारा का सारा वहां नहीं ले जाया गया था, बल्कि संग्रह का एक हिस्सा इंपीरियल सचिवालय लाइब्रेरी के साथ था। इस इंपीरियल लाइब्रेरी में अलग अलग करने के लिए जो राइटर्स बिल्डिंग्स, यानी कि जो राइटर्स थे उस टाइम के, उसके बारे में बात करी गई है, में काम कर रहे थे। ठीक है। इंपीरियल सेक्रेटरी, अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल सेक्रेटरी लाइब्रेरी 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाए, 1912 में। ठीक है। जाने के साथ ही दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया था और सिविल लाइन स्थित ओल्ड सचिवालय भवन में रखा गया था। 1913 में संग्रह का हिस्सा शामिल सचिवालय में स्थानांतरण कर गया। 10 फरवरी 1931 को नई दिल्ली में नए सचिवालय का उद्घाटन के साथ इंपीरियल सचिवालय लाइब्रेरी के नॉर्थ ब्लॉक में स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है। और शिमला में चल रहे सचिवालय पुस्तकालय को भी इंपीरियल, जो शिमला में चल रहा था पुस्तकालय, उसको भी क्या किया था इन्होंने, उसको भी इन्होंने क्या किया था, इंपीरियल सेक्रेटरी लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया था। अब यहाँ पे ये पॉइंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 1948 को पुस्तकालय का नाम केंद्रीय सचिवालय ग्रंथ रखा गया। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। केंद्रीय सचिवालय ग्रंथगार रखा गया। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1948 को 1969 में पुस्तकालय को नवनिर्मित शास्त्र भवन का स्थानांतरण कर दिया गया था, जहां शिक्षा मंत्रालय भी स्थित था। भवन का जी विंग CSL को आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रामानुजम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था कि रामानुजम जो पुरस्कार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे कहा गया है रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे मिला? भारती गणितज्ञ की नीना गुप्ता को मिला। तो रामानुजम पुरस्कार जो है किस को मिला है, ध्यान रखिएगा, नीना गुप्ता को मिला है रामानुजम पुरस्कार 2021। ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय गणितज्ञ की नीना गुप्ता को एफाइनल बीजगणित एंड ज्योमेट्री, अफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और बोल सकते हैं कंप्यूटेटिव बीजगणित यानी कंप्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST IECTP IEMU रामानुजम पुरस्कार यानी कि प्राइज मिला। आगे बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि क्या बात करी गई है। यहाँ पर कहा गया है नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय संख्यक संस्थान ISI में गणितज्ञ प्रोफेसर हैं। वह रामानुजम पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। कौन सी महिला बनी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब यहाँ से पुट हो सकता है, रामानुजम पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला कौन सी बनी है, क्वेश्चन घुमा पूछेंगे। जिसे पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था और अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी
और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। रामानुजन पुरस्कार के बारे में, अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लो कि एक्चुअली में ये पुरस्कार होता क्या, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, श्रीनिवासन रामानुजम, ये बिहार के थे, के नाम का यह पुरस्कार रखा गया। पहली बार 2005 में दिया गया था। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डीटीएस, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन यानी IMU के साथ संयुक्त रूप से सैद्धांतिक भौतिकी यानी कि फिजिक्स में भी, ठीक है, सैद्धांतिकी भौतिकी के लिए किसको दिया गया था? अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स यानी कि ICTP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोंगल किस का लोक नृत्य है। अब यहाँ बात करिए जो पोंगल है, पोंगल जो नृत्य है, ये बोल सकते पोंगल जो त्योहार है किसका है? तो मना या पोंगल तमिल में बोलते हैं इसको। तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी तुलना नवान्न से की जा सकती है जो फसल के कटाई के उत्सव होते हैं, यानी जब फसल कटती तब इसको मनाते हैं लोग। शस्योत्सव, पोंगल का तमिल अर्थ होता है उफान या विप्ला होना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कैंडिडेट ने ये भी क्वेश्चन पुट अप किया था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। वैसे ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं था, लेकिन हो सकता है मे भी उन्होंने जितना इजी डाल दिया हो। तो महात्मा गांधी का जन्म जो था कहाँ, पोरबंदर में हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में, उनका जो नाम था क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी कुमार। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। निधन कब मरे थे? 30 जनवरी 1948 को, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे बात, क्योंकि इन सारी चीजों को बनाने में गाइस बहुत टाइम लगता है। ठीक है, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। यह 13 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बना है? जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे यहाँ से कवर कर देंगे हम। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो सही उत्तर जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के बीच हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्रालय यानी कि सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? अब विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन को और भी जन्म दे दिया हमने कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे हमने आंसर दे रखा। तो नॉर्मन बोरलांग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। M.K. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञान थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए C. सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन में जो अगर वैसे स्वामीनाथन होगा तो आप स्वामीनाथन भी लगाएंगे, सुब्रमण्यम होगा सुब्रमण्यम। कई बुकों में स्वामीनाथन दिया हुआ, कई जगह सुब्रमण्यम दिया हुआ है, बट दोनों में मोस्ट प्रेफर जो करते हैं वो हम स्वामीनाथन को करते हैं। पहले स्वामीनाथन लगाएंगे जो स्वामीनाथन, और जो अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों लगाएंगे। जो अगर दोनों में से सिर्फ एक है स्वामीनाथन, देन स्वामीनाथन, और सुब्रमण्यम है सुब्रमण्यम। फर्स्ट प्रेफर जो है स्वामीनाथन को करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने थे यहाँ कर दिया। एक क्वेश्चन क्रिकेट टीम से बताया गया था कोच के, महिला फुटबॉल की टीम के कोच कौन है? ठीक है, तो थॉमस डेनवर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था सोडियम परऑक्साइड। अब इससे क्या क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो सोडियम परऑक्साइड का जो केमिकल की फॉर्मूला था Na2O2 होता है। सोडियम परऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस। अब इसमें ऐसे ऑक्सीजन की संख्या जो पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन की संख्या यानी सोडियम की संख्या पूछ सकते हैं, तो 2 है। ठीक है, जो भी पूछा गया अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन था टू द पॉइंट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओलंपिक का सॉन्ग किसने गाया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहा गया कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ओलंपिक का सॉन्ग जो है किसने गाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें कहा गया टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए थीम सॉन्ग था, ओलंपिक थीम सॉन्ग बनाया गया था, जिसे गायक मोहित चौहान, तो क्या नाम है उनका? मोहित चौहान अपनी आवाज दी है। सोशल मीडिया पर इस गाने को खूब पसंद किया गया। कौन सा वेद
वेद त्री में शामिल नहीं, यानी कि कौन सा त्रिवेद में शामिल नहीं है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, या कौन सा वेद या कौन से त्रिवेद हैं ये बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग, यजुर और सामवेद, ये तीनों के तीनों कौन है, वेद त्री हैं। 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता है भजन, जादू, मंत्र और मंत्रों का एक चौथा संग्रह है अथर्ववेद। अथर्ववेद को उसमें नहीं रखा गया इसको। अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानीय परंपराएं शामिल हैं और कुछ हद तक वैदिक यज्ञ से बाहर है। भीलवाड़ा मॉडल क्या है? ठीक है, तो ये आप बताइएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 13 एक आया था जिसमें बात करी गई थी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सिंपल सा है, फाइकोलॉजी की बात करी गई तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुसूची कौन सी में, तो दूसरी अनुसूची में बात करेगी। पहले जो अनुसूची थी संविधान के टाइम पे, तो उस टाइम पहले अनुसूची हमारी 8 थी। वर्तमान में अनुसूची जो है हमारी कौन सी है, कितनी है, वर्तमान में हमारी अनुसूची 12 है। ठीक है, और जो लास्ट की 11 और जो मैं 12 की बात करता हूँ, तो बोल सकते हैं कि पंचायत, तो जो पंचायत जो है वो है, और बाद में जो है नगर पंचायत जो है, यानी कि इसको हम लोग इस शहर में जो यूज करते हैं। उसका अंदर फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था कि गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। एग्जैक्ट तो आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं पता क्या था, बट एक क्वेश्चन था कि गेहूं का वनस्पति नाम क्या था। इस तरीके से गेहूं का वनस्पति नाम जो बात करूँ तो ट्रिटिकम, ठीक है, एस्टिवम, इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिटिकम एसिटिवम। ठीक है, इसी के साथ गाइस ये कुछ क्वेश्चंस अभी तक हमें पता चले। बाकी आपके अकॉर्डिंग बताइएगा इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन फंसा है आपकी शिफ्ट में। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए करें सारे आप गाइस, होता क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में जानना सही है, क्वेश्चन गलत सही है कि नहीं है, और जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सारे चीज़ों को लाने थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस चीज़ को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।